मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि विच जैनुल आबिदीन इज टॉकिंग टू मी। तो इससे ये कंफ्यूजन जो है दैट विल बी क्लियर। यहाँ पर एक साहब, आरिफ साहब हैं, वो कहते हैं कि इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे या सब्जेक्टिव पोर्शन ही होगा। प्लीज इसके बारे में कतई तौर पर कहना कुछ पॉसिबल नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स upon the will and wish of the examiner to add MCQs or not. Uh, Normally, MCQs relate to your subject. If you are so thorough in the study of your lectures and your notes, you will be able to attempt MCQs if they are added in your lecture, in your question paper. But normally, I think there is no chance of MCQs. But it is not absolutely a final comment on it from my side कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। आप अगर इसको तैयार कर भी लें तो कोई हर्ज तो नहीं है, उन्हीं में से क्वेश्चन में से आपको आएगा और यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड अटेम्प्ट इट। उस्मान इकराम कह रहे हैं कि पेपर जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उस्मान इकराम और अदर कैंडिडेट्स हैव आल्सो showed concerned about the past papers solution। तो मैं आज से उसको कर रहा हूँ। आज आपका पहला पेपर जो है वो समर 2023 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है आपका पब्लिक सेक्टर का, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो प्लीज बी अटेंटिव और वेरी important and crucial days for your exam preparation, जिसमें जो मैं आपको पेपर करवाऊंगा, जो लेक्चर्स दूंगा वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और जो पेपर सॉल्व करवाऊंगा वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेन प्लेजेंट इन द लेक्चर। और तो बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए तो अल्लाह ना करे कि आपको छोड़ना पड़े लेक्चर, तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द कमिंग डेज लेक्चर्स। तो लेट मी स्टार्ट। कल का जो हमारा लेक्चर था वो मैंने पर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में आपसे अर्ज किया था कल। और कल मैंने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन डिस्कस कर दी थी। शायद आप लोगों ने वो अटेंटिवली इतना लेक्चर सुना नहीं होगा, क्योंकि कल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो आप लोगों के कान उधर ही लगे हुए थे। तो when somebody is not the active listener of anything, तो उसके जहन में वो चीज़ें रहनी जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो आई थिंक कि आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी प्रीवियस जो इंट्रापर्सनल की डेफिनेशन है वो मैं शेयर किए देता हूँ कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो जो हम लोग या इंसान जो है
हर शख्स जो है अपने आप के साथ करता है, और अपने आप के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू रहती है। हम खामोश भी बैठे रहें लेकिन हमारा जहन जो है वो अंदर हमारे से हम कलाम हुआ रहता है। वी आर थिंकिंग समथिंग अबाउट सो मेनी सीरियस मैटर्स दैट वी आर कन्फ्रंटिंग इन आवर डेली लाइफ्स। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दैट मस्ट बी स्पोकन। तो हम खामोश भी होंगे और तो हमारा दिमाग चलता रहता है। तो ऐसी गुफ्तगू जो कि हम अपने आप के साथ करते हैं विदाउट टॉकिंग टू समवन एल्स इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जो आज की कम्युनिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक दूसरे के साथ हम गुफ्तगू करते हैं। मसलन मैं आपके साथ लेक्चर जो है वो शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो दिस इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से आपने कभी वर्ड सुने होंगे कि इंटरसिटी रूट्स। इंटरसिटी दो शहरों के दरमियान जो रूट होता है उसको इंटरसिटी रूट कहते हैं। और इंट्रासिटी शहर के अंदर ही जो हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है उसको इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है ट्रांसपोर्ट, उसको हम इंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इंटर का मतलब जो है वो एक का दूसरे के साथ लिंक जो है वो एस्टेब्लिश होता है, एक शहर का दूसरे शहर के साथ ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। दैट इज द इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। एंड व्हेन वी टॉक टू अदर फेलोज, एक दूसरे के साथ हम गुफ्तगू करते हैं जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी। तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ टुडे। आज जो कल यस्टरडे गुजरा है वो लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इफ यू हैव mastery over these two lectures, it will not only help you in your examination to attempt the question, but it will help you to lead your society. The company in which you are living, you are talking, you are residing, you can play a dominant role in that area. आप दोस्तों में बैठे हों, आप रिश्तेदारों में बैठे हों, आप फैमिली मेंबर्स में बैठे हों, आपकी गुफ्तगू जब उनके साथ होगी, एंड इफ यू हैव made a mastery over the techniques that I'll share with you people today, you will definitely benefit a lot. तो ये आपकी शख्सियत को निखारने के लिए ये दोनों लेक्चर्स जो हैं, कल का जो गुजर गया है और जो आज का लेक्चर है, ये आपकी शख्सियत को बनाने में बड़ा मददगार साबित होगा। एग्जामिनेशन तो है ही है, लेकिन इट विल अदरवाइज हेल्प यू अ लॉट। In case of intrapersonal communication, first of all, I'll share with you people the definition. What does intrapersonal communication mean? Intrapersonal communication is the communication that takes place between individuals who have a relationship between you. One important thing is again highlighted here, that a relationship is a must to talk with somebody else. मोस्टली हम एक दूसरे से गुफ्तगू उस वक्त करते हैं जब हमारा उनके साथ कोई रिलेशन होता है। सीनियर जूनियर का रिलेशन होता है, दोस्ती का रिलेशन होता है, रिश्तेदारी का रिलेशन होता है, दफ्तरी कोलिग्स का रिलेशन होता है। टू टॉक interpersonally with other people must have a relationship, but it is not always true. Sometimes it deviates from this definition. कभी कभार हम उन लोगों से भी बात करते हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है। You might have experienced it when you travel somewhere in an area where you don't know the address of some place. You ask someone, okay, please let me the
एड्रेस ऑफ दिस हाउस या दिस लोकेशन। तो हम किसी अजनबी से भी जब बात करते हैं, लेकिन उसमें दूसरी पार्टी तो मौजूद होती है, तो दो पार्टीज का होना जो है, दैट एस्टेब्लिशेस योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। It occurs when messages are sent and received, and when meanings are assigned to such messages. ये कब होती है? जब हम मैसेज एक दूसरे को देते हैं, when we talk to our fellow colleagues, तो हम कोई ना कोई मौजू लेते हैं, हम टॉपिक लेते हैं, हमको पॉइंट लेते हैं जिसके ऊपर हम उसकी डिस्कशन करते हैं, हम उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो इसलिए हम मैसेजेस के जरिए कुछ मीनिंग असाइन करते हैं अपने मैसेजेस को, कि व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय कन्वर्सेटिंग विद द अदर पार्टी। Interpersonal communication may be affected by noise, follow a context and contain chance of feedback. Interpersonal communication जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है नॉइस की वजह से। If you are sitting at a place where noise is enough and you cannot understand the message that is given by your colleague to you, or you are giving some message to your colleague, the voice may spoil the spirit of the actual message. तो ये डिस्टर्ब करता है मैसेज और नॉइज जो है। फिर इसकी कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है कि बुनियादी नुक्ता क्या है जिसके ऊपर हम जो है हम बात कर रहे हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक ऐसा भी एलिमेंट है कि हमें फीडबैक का चांस हमारे पास रहता है। इट कंटेन्स द चांस ऑफ फीडबैक, कि व्हेनेवर वी टॉक टू समवन who actually we want to know something or to convey something to the other person, तो दूसरा शख्स जो कि आपकी बात, जो गुफ्तगू या मैसेज सुन रहा है, वो आपको फीडबैक देगा। इसके अंदर फीडबैक का चांस जो है वो भी मौजूद होता है। तो द बेसिक क्वेश्चन हियर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू टॉक टू समबॉडी एल्स। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ये आपके टेलीफोन के ऊपर भी हो सकती है, ये इन राइटिंग भी हो सकती है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये मौजूद होना लाजमी आंसर है। व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं तो उसके कुछ फवायद होते क्या है? कि पर्सनल हमारा बेनिफिट होता है कि वी वांट टू एक्वायर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर साइड। सोशली जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमारा मकसद कंपनी के अंदर अपनी प्रेजेंस शो करना है, अपने इल्मियत का इजहार करना है, अपने अपने नॉलेज को दूसरों तक या अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे करना है। इस तरीके से यू डेवलप द एक्ट ऑफ योर सोशबिलिटी इन द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग। देन मेजर बेनिफिट्स इसका ये है कि it has the professional element also. You might be knowing it that whenever you are talking to your senior, you are talking to your juniors. It is the professional assignment. You are conveying the important information to your seniors, या आप अपने जूनियर को दे रहे हैं। तो दो मेजर बेनिफिट हैं कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल या सोशल रिक्वायरमेंट है। तो whenever you are asked about the question of major benefits of interpersonal communication, तो you may write the personal या social या professional benefits इसके हमें मिलते हैं। नेचर या करेक्टरिस्टिक्स, क्या खूबियाँ जो हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की होनी होती हैं या होनी चाहिए। इसकी पहली खूबी तो ये है, पहली खसूसियत ये है इसकी, कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटर रिलायंट पर्सन्स।
दो अशखास के दरमियान आप एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। मैं आपसे इंफॉर्मेशन कोई शेयर कर रहा हूं, यू आर इंटरडिपेंडेंट ऑन मी। यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। तो आप मेरे से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे सवाल करेंगे, तो हम एक दूसरे के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। तो दोनों पर्सन जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, वो इंटर रिलायंट होती हैं। ये पहली खसूसियत है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज दूसरी इसकी खसूसियत यह है कि इट इज एसेंशियली रिलेशनल। एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, जरूरी रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करती है। इट कवर्स एक्सट्रीम्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, ये दो साइडों की एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम से यहाँ मुराद ये है कि एक साइड पर एक पार्टी बोल रही है और दूसरी साइड के ऊपर दूसरी पार्टी जो है उसका जवाब दे रही है, ये सुन रही है। तो दो एक्सट्रीम्स हो गए। इट इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस दोनों पाए जाते हैं। इट एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म्स। एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर इसका इजहार होता है। कैसे? हम फेस टू फेस भी करते हैं, हम लिख के भी करते हैं, हम अपने बॉडी पोस्चर से भी अपनी जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपने देखा हो व्हेन 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 वी आर सिटिंग इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, तो एक दोस्त अगर कोई स्टेटमेंट पास करता है जो दूसरे के बारे में, तो उसके चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। तो वो चेहरे के एक्सप्रेशन से कन्वे करता है हमें कि जो है वो उस नागवारी का इजहार करता है या वो खुश होता है। तो उसकी लॉफिंग जो है, हंसना जो है, वो आपको एक फॉर्म की इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। इट इज ट्रांजेक्शनल। ट्रांजैक्शनल से मुराद यहाँ पर आपके पैसे का लेन देन नहीं है। इट इज ट्रांजैक्शनल इन नेचर कि मैं कुछ चीज दे रहा हूँ आपको। मैं मेरा बोलना जो है वो ट्रांजैक्शनल इन नेचर है। आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू यू पीपल, और आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करने वाला जो है वो ट्रांजैक्शन रिसीव करता है, और मैं लेक्चर देने वाला जो है वो ट्रांजैक्शन गिव करता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ जो है नेचर जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो पाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस। इसके अंदर चॉइसेस मौजूद होते हैं कि अ, हम इसे सुनना चाहें या ना चाहें। अच्छी बात सुन लें, नहीं जो नागवार गुजरती है एक कान से सुने, दुनिया दूसरे कान से उसको निकाल दे। तो चॉइस इज लेफ्ट विद द पार्टीज कि क्या वो उसको आमादगी के ऊपर जाहिर आमादगी जाहिर करती है उसको सुनने के लिए या नहीं। तो these are the 7 characteristics of the interpersonal communication। तो इसको जरा देखिएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के पर्पसेस क्या होते हैं? It is purposeful, it is purposeful and focused interaction that can be used to accomplish a variety of purpose। ये एक एक ताल्लुक होता है, इंटरेक्शन होता है दो पार्टीज के दरमियान। एक बात कर रहा है, दूसरा बात सुन रहा है। तो ये इंटरेक्शन जो है इंटरेक्शन बेस्ड होता है।
और बहुत से पर्पसेस जो हैं इससे हम हासिल कर सकते हैं। हम लर्न करते हैं इससे। जब हम दोस्तों में बैठते हैं, सीनियर्स में बैठते हैं, जूनियर्स में बैठते हैं, वी लर्न समथिंग। जब आप क्लास में बैठते हैं, वी लर्न समथिंग। तो पहला पर्पस इसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ये है कि इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। दूसरा इसका पर्पस ये है कि इट कनेक्ट्स वन पार्टी विद द अदर, दूसरे के साथ ताल्लुक को कायम करती है, कनेक्ट करती है। वो हमारे लिए, जब हम किसी दूसरे शख्स से बात करते हैं तो उसके साथ हम अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको कुछ बताते हैं, कुछ उसकी बात सुनते हैं, एंड a connection has been established between the two parties. Then it inspires the parties. जब हम एक की बात सुनते हैं, अगर बात हमें पसंद आए तो वी आर इंस्पायर्ड बाय द conversation or the message that has been given by somebody. इंस्पायरिंग खसूसियत होती है इसके अंदर। अगर आपको पसंद ना आए तो ना सही, लेकिन काफी हद तक आपको नई चीज को मिलती है तो आप इंस्पायर होते हैं। इट्स स्पोर्ट टू सपोर्ट समवन। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरे को सपोर्ट करता है। इफ योर इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक, देन when it is conveyed to the other party and his information is deficient to some in some respects, तो ये सपोर्ट करेगी आपके पॉइंट ऑफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू के कि यस यू हैव आल्सो गिवन आर इंडोर्स द पॉइंट ऑफ व्यू जो कि उसे पता नहीं था पहले। पांचवी इसकी जो पर्पस है वो टू प्ले एंड एंजॉय। हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी अजनबी महफिल में हम बैठे हैं, अजनबी महफिल में बैठे हैं तो हम ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकते। कुछ देर तो खामोश रहेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी विल ब्रेक आवर साइलेंस। हम साथ वाले से बात करेंगे कि जनाब, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका क्या मशगला है, आप क्या काम करते हैं, फैमिली के बारे में पूछेंगे, कितने बच्चे हैं। तो यू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। अगर आप स्ट्रेजर के साथ भी बैठे हैं तो देन यू एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर पीपल। तो ये एक टाइम गुजारने का भी एक तरीका है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, आप बस स्टैंड पर जाते हैं, आपके साथ वाली सवारी जो है उसके साथ आप बात करते हैं, तो टाइम गुजारने का आपको एक एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है। तो दिस शोज some sort of play and enjoyment for you to pass your time. So these are the purposes of the interpersonal communication that we uh, take. So by keeping in view your taste in today's topic, you will really enjoy afterwards. इसके ऊपर जब आप गौर करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें इसमें आपको अच्छी मिलेंगी, जो कि आपकी शख्सियत को एक कामयाब शख्स बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। हम अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको देखें। बिजनेस कम्युनिकेशन के लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि आप अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वैल्यूएबल बना सकते हैं। These skills measure how well you interact with others.
दूसरे लोगों के साथ दूसरी सोसाइटी में बैठ के आप कैसे उनके साथ सोशबिलिटी का इजहार करते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप इतनी ऐसे पता चलता है जैसे बड़ी देर से एक दूसरे से बात करते हैं। तो दिस इज a skill that you may improve। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ये स्किल्स को अपने को बढ़ा सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ। When you will talk to somebody else with a smiling face, you will impress the other party, other person। अगर आप मुंह सुकेड़ के बात करेंगे तो अगली पार्टी आपको इतना वार्मली वेलकम नहीं करेगी। Whenever you talk to somebody, have a smiling face। When you have smiling face, the other person will take interest in your personality। He will reply, answer your questions। बातचीत के जरिए हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं। विद स्माइलिंग फेस you can create a positive impact on the other party। When you have a smiling face, you will encourage others to talk to you freely। आप देखेंगे अगर आप अच्छे मूड से बात नहीं करेंगे तो अगला बंदा जिससे बात कर रहे हैं वो डिस्करेज हो जाएगा। तो जब आप स्माइलिंग फेस के साथ उससे बात करेंगे तो ही विल बी इनकरेज्ड एंड विल लाइक टू टॉक टू यू। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि हैव कर्टसी फॉर अदर्स। कर्टसी दूसरे के साथ बिहेव कर, दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कर्टसी वर्ड बड़ा प्रॉपर है अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर। तो व्हेन यू गो फॉर ए कर्टसी कॉल टू समबडी एल्स तो फील करता है कि यू आर हिज फ्रेंड। दूसरों के लिए आप अच्छे जज्बात रखिए। चौथा पॉइंट है कि एक्टिव लिसनिंग के जरिए आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप बढ़ा सकते हैं। एक्टिव लिसनर बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर या पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आप बहुत से बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। और अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं, पैसिव लिसनर हैं, मर्जी की बात सुन ली, बाकी को इग्नोर कर दिया, तो एक्टिव लिसनर बनने से आप अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। पांचवा तरीकाकार, इट इट ब्रिजेस गैप्स। ये दूरियों को दूर करती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो। इट ब्रिजेस द गैप्स। आप कोई पार्टी नाराज है तो उसके साथ आप इनिशिएटिव लेके आप बात करेंगे तो यू आर ब्रिजिंग द गैप। जो नाराजगी की वजह थी उसको दूर करने में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करती है। Interpersonal communication resolves conflicts whenever there is an environment of conflicts। तो वो कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आपको एक जगह बैठ के बातचीत करना पड़ेगी। तो बहुत से मामलात जो है वो गलत फहमियों की बुनियाद पर पैदा हो जाते हैं हमारे मसाइल। तो हम बैठ के उसको उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टीज।
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से पता चलता है कि इट इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन। अब क्लैरिटी फेस टू फेस भी होती है, क्लैरिटी रिटर्न भी होती है। बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट के आपके थॉट के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, व्यू के अंदर, ओपिनियन के अंदर अगर क्लैरिटी नहीं है तो मेरा ख्याल है द मैसेज यू वांट टू कन्वे टू अदर इज नॉट परफेक्ट। तो इंटर कम्युनिकेशन से पता चलता है कि हाउ इफेक्टिव वी आर इन कन्वेइंग आवर मैसेजेस। मैं आपसे क्लियरली अगर बात नहीं करूंगा, एंड एम्बिग्यूटी विल राइज इन योर माइंड्स कि सर दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर टू अस। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब फीडबैक मिलता है कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, तो वो उसको क्लियर किया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का, कि आप पूछ सकते हैं, दूसरे दोस्त से पूछ सकते हैं, भाई ये जरा क्लियर करें आप कहना क्या चाहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू योर ह्यूमर। अपनी बात के अंदर हल्का फुल्का मजा पैदा करने की कोशिश जो है, वो भी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद देता है। लेकिन ह्यूमर के अंदर तंज नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। एम्पैथी, दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखना। whenever you are talking to somebody else, तो आप उसके बारे में अच्छे ख्यालात रखें, अच्छे जज्बात रखें, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। नंबर 10, स्टॉप कंप्लेनिंग। हम ह्यूमर्स जो हैं ये अक्सर अपने जो जितना करीबी दोस्त होता है उससे कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेनिंग से आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो खराब होती है। आप अपने सीनियर के पास जाके हर वक्त कंप्लेंट करते रहेंगे तो एक दिन वो तंग आ जाएगा कि वेन एवर ही कम्स टू मी एंड टॉक्स टू मी, तो ये कंप्लेंट ही करता है अपने बाकी दोस्तों की। और खसूसी तौर पर घर के अंदर भी आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी आपस में कंप्लेंट करते रहेंगे एक दूसरे से, तो उनके ताल्लुकात जो हैं वो नाखुशगवार रहेंगे। स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आपने अपनी गुफ्तगू को आपने बेहतर बनाना है तो कंप्लेंट करना जो है वो स्टॉप कर। दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट आई हैव displayed before you and explained to some extent, to give you in-depth understanding of the concept of the ways that can improve your interpersonal communication. Next is elements and traits of ethics and interpersonal communication. By हाँ, इसमें एक एक वर्ड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर एथिक्स को मद्देनजर रखना, अखलाकियात को मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट। एथिक्स क्या होती है? एथिक्स डिनोट्स ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ करेक्ट कंडक्ट। एथिक्स को अखलाकियात कहते हैं।
जो कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल पर मुश्तमिल होती है कि आपका बिहेवियर दूसरे के साथ कैसा है। अगर आप अखलाकियात को मद्देनजर रखेंगे तो इट इन्वॉल्व्स बीइंग ओपन, रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी ओवरऑल। अगर आप दूसरों को आप करके बुलाएंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्टफुल वे के अंदर जवाब देगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे के नहीं बुलाएंगे तो शायद आप भी उसके उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको इतनी इज्जत दे। तो ये एथिक्स के अंदर आती है कि whenever you talk to somebody else, तो आप उसके उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना होने दें। उसके साथ बड़े अप्रोप्रिएट अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आप उसके लिए अच्छे अल्फाज से उसको याद करें, अच्छे अल्फाज से एड्रेस करें उसको। तो ये एक बड़ा गोल्डन रूल जो है प्रैक्टिस के अंदर एक्सपर्ट्स ने दिया है कि एथिक्स डिमांड करती है ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू वांट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड। बहुत खूबसूरत एक ये स्टेटमेंट है कि आप दूसरों से अच्छी बात की तवक्को रखते हैं अपने बारे में, तो फिर आप भी उनको उसी उन्हीं अच्छे अल्फाज से आप याद करें। ट्रीट योर ऑडियंस द वे यू वांट योर सेल्फ टू बी। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हूं और आप मेरे साथ रिस्पेक्टफुल हो। ये नहीं हो सकता। whenever there are two parties they must be respectful to each other। तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है दैट कम्स इन द टॉपिक ऑफ एथिक्स। अब ज्यादा टाइम तो इसके अंदर नहीं है कि मैं एथिक्स पर मजीद बात करूं, लेकिन अ, इतना समझिएगा कि जो अपने लिए आप पसंद करते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचिए। बहुत से मसाइल आपकी जिंदगी के हल हो जाएंगे। कड़वी से कड़वी बात जो है वो भी अगर किसी से करनी है तो आप रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आप ये कहें कि आप किसी के बारे में अच्छे अल्फाज ना रखें और वो आपको रिस्पेक्ट दे। ये पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज ये टू वे ट्रैफिक होती है। नेवर एक्सपेक्ट good feelings from others if you don't have within yourself to address that party। Communication can move people। आपने देखा होगा कि कुछ लोग महफिल में आते हैं तो महफिल में जान पड़ जाती है। वो सारी क्वालिटीज जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने दी थी वो उन लोगों के अंदर होती है। अब आपसे मैं ये अर्ज करूंगा कि ये क्वालिटीज देखिए कहाँ तक हम में सारी क्वालिटीज पाई जाती है। अ पर्सन हु होल्ड्स दीज 10 क्वालिटीज वो महफिल की जान होता है। वो बंदा उसकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं और वो बड़ा डोमिनेट रोल प्ले करता है। एंड बीइंग डोमिनेट in the company in which he is sitting and talking to other people, वो स्माइलिंग वे में बात करेगा। वो दूसरों को इनकरेज करेगा, दूसरों को टाइम देगा कि आप भी बात करें। उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट उनके लिए रखेगा। एक्टिव लिसनर होगा
ह्यूमर होगी उसके अंदर, क्लैरिटी होगी, एम्पैथी होगी, कंप्लेंट नहीं होगी, तो दूसरे लोग उसकी इज्जत करेंगे। तो इन 10 क्वालिटीज में से जो आप में है, आप ऑनेस्टली इसका एनालिसिस कीजिए और पता कीजिए कि जो एलिमेंट इसमें नहीं है उसको अपने अंदर आप पैदा करने की कोशिश करें। आपकी शख्सियत को चार चांद लग जाएंगे। कम्युनिकेशन कैन मूव पीपल, इंस्पायर कल्चर्स एंड ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री। आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो यू विल रिपीट योर फैमिली हिस्ट्री। यार अच्छे खानदान से ताल्लुक है बंदे का। और अगर आप अक्खड़ मजाजी से बात करेंगे तो लोग आपके ऊपर बातें करेंगे कि बंदा ठीक नहीं। इट कैन स्टिमुलेट इंडिविजुअल्स टू टेक स्टैंड एंड कंसिडर एंड आर्गुमेंट। अगर आप पोलाइट होंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का चुनाव करके बात करेंगे, इट विल स्टिमुलेट अदर पीपल्स टू स्टैंड एंड कंसिडर योर आर्गुमेंट। आपकी बात को वो गौर से सुनेंगे। The effectiveness of your message depends upon the degree to which you consider the common good and adhere to fundamental principles you hold. एथिक्स का ये तकाजा है कि आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। आपके ख्यालात अच्छे, you adhere to the fundamental principles you hold, so it will be reflected in your personality before the people to whom you are addressing, yeah, to whom you are talking. The very basic ethical traits involved in interpersonal communications. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर एथिकल ट्रेट्स कौन कौन से हैं, ये तो मैंने सारी तशरीह आपको दी है। अब मैं वो पॉइंट आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन कौन से हैं जो कि जिनको हमें मद्देनजर रखना होगा अपनी गुफ्तगू को, अपने मैसेज को, अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इक्वालिटी नंबर वन, तमाम लोगों को एक जैसा ट्रीट करें। डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द on the basis of your caste, creed, and status. Wherever you are sitting, wherever you are serving, in the company of your colleagues, give the equal status to all. जब आप सब लोगों को एक जैसी नजर से देखेंगे तो सब लोग जो हैं वो रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आपको जवाब देंगे। अगर आप उसके अंदर दूसरों को तंज का निशाना बनाएंगे तो इक्वालिटी नहीं रहेगी। बी इक्वल and practice the quality of equality in your conversation in the company in which you are talking. Number two, positive relationship with with the audience. सुनने वालों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं, अपना रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रखें। ये एथिक्स का ये भी एक कंपोनेंट है। तीसरा ये है कि बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जब बात करते हैं तो वो खुद ही बात करते जाते हैं। इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स अगर कोई दूसरा आदमी बोलना चाहे भी तो नहीं बोलने देते उसको। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। जब कोई दूसरा शख्स महफिल के अंदर आपसे बात कर रहा है तो उसको बोलने का मौका दें। बैलेंस रखें बोलने में और लिसनिंग। ऑल द टाइम स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए और ऑल द टाइम लिसनिंग भी नहीं होनी चाहिए। कंट्रीब्यूट and maintain a balance in the speaking and listening. चौथा एलिमेंट जो है इसके अंदर वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट लें,
ये दुनिया का दस्तूर है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे रिस्पेक्ट डिमांड करूं और मैं आपको रिस्पेक्ट ना दूं। ये पॉसिबल नहीं। इट इज ए मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आप जितनी किसी को रिस्पेक्ट देंगे, वो भी इन रिटर्न आपको उतनी ही रिस्पेक्ट पे करेगा, इज्जत देगा आपको। लेकिन आप इज्जत नहीं देंगे या आपको कोई इज्जत नहीं देगा तो आप भी उसको इज्जत नहीं देंगे। पांचवा पॉइंट जो है एथिक्स के अंदर, वो ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब ये है कि लोग आप पर इतबार करें, इतमाद करें आप, कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। देखें, आप बोलने से पहले 100 दफा सोचें। जब किसी से वादा कर लें तो फिर उस पर कायम रहें। आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे अगर आप अपने वादे को निभाएंगे। इफ यू आर मैन ऑफ वर्ड्स, देन यू विल बिल्ड योर ट्रस्ट विद योर फेलोज। ऐसा होता बहुत कम है। लेकिन जो लोग इसके अंदर अपने आप को साबित कर रखते हैं, वो ट्रस्ट विन करते हैं लोग। और जिन जो ट्रस्ट विन कर जाते हैं, वो जो बात करते हैं फिर वो, उसके अंदर कोई झूठ का एलिमेंट नहीं होता, उसके अंदर कोई फैब्रिकेशन नहीं होती। लोग उसके ऊपर इत्मीनान करते हैं। ट्रस्ट का डेफिसिट होना जो है, ये एथिक्स के खिलाफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द authentic information. Whenever you are talking to someone, your information should be 100% correct. If there is any doubt in it, please avoid sharing that information with others. ये भी आपके ट्रस्ट को बिल्ड करेगी। ये भी आपके दोस्तों का एतमाद आपके ऊपर बहाल करेगी कि यार ये बंदा बात बड़ी ठीक करता है, इसके अंदर दो नंबरी नहीं होती, इसके अंदर झूठ का एलिमेंट नहीं होता, जो बात करता है सच्ची करता है, ऑनेस्ट है, ट्रस्ट वर्दी। इस पर एतमाद किया जा सकता है कि वट एवर ही इज सेइंग करेक्ट। अल्लाह ताला हमें इन एथिक्स के ऊपर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पहला पार्ट मैंने ख़त्म कर लिया। मेरा ख्याल ये है कि अब आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम जो है वो मैं देता हूँ, फिर पार्ट टू के ऊपर हम जाएंगे। लेट मी सी के आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्या सूरत हाल है। आप लोग सो तो नहीं गए? देखें, उमेरा वजीर कह रही हैं कि सर, इज इट पॉसिबल दैट यू सॉल्व द पास्ट पेपर्स एंड देन शेयर विद अस? बेटे, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि पास्ट पेपर्स के अंदर सारा सिलेबस आपका होता है। कोई क्वेश्चन आपके पहले पोर्शन से आ जाता है, कोई मिडिल से आ जाता है, कोई एंड पर चला जाता है। तो उससे हमारा तसलसल खराब हो जाता है। हम एक टॉपिक पर जब बात कर रहे हैं तो वो नामुकम्मल रह जाती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल
कि मैं वो डिस्कस करूं और फिर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पेपर के लिए मैंने आपके लिए आधा घंटा अलहदा रखा है। उसके अंदर देखें, आज मैं पेपर आपके साथ वो शेयर करूंगा तो यू विल एस्टोनिश टू नो कि चीजें जो है वो पूरे सिलेबस से आती हैं एक पेपर के अंदर। उसको इकट्ठे डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं कहाँ का रेफरेंस दूंगा कि ये चीज कहाँ मौजूद है। इसलिए लेसन जो है वो आपका जिस टॉपिक से मुतलका होता है उसी की डिटेल जो है वो शेयर की जा सकती है। आ, दूसरा सवाल है इंटरपर्स हमारा वजीर का ही है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन मीनिंग्स। ट्रांजैक्शंस के मीनिंग व्हेन यू सी इन द डिक्शनरी। आप गूगल खोलिए, ट्रांजैक्शन का लफ्ज लिखिए, यू विल कम अक्रॉस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ट्रांजैक्शंस का से बहुत से मीनिंग्स होते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर एक पार्टी कुछ चीज देती है, मसलन हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कस्टमर हैं, हम पैसे देंगे, दुकानदार हमें उसके बदले में ट्रांजैक्शन करेगा हमारे साथ, वो चीज हमें दे दे। यहां भी जो है वो ट्रांजैक्शन की सेंस को इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि आप, मैं मिसाल देता हूं कि ये ट्रांजैक्शनल नेचर होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैं जैसा आपसे सवाल करूंगा वैसा जवाब लूंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं बात और करूं जवाब आपसे और मिले। नहीं। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप जिन अल्फाज के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर आप कन्वे कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जवाब जो है वो मिलेगा। तो इसका नाम एक्सपर्ट्स ने ट्रांजैक्शनल इन नेचर रखा है। तो whenever you are confronted with such type of conflict or ambiguity in the meanings, please consult the dictionary or go to the Google and see what the actual meaning that we have discussed pertains to your message. आप बहुत सी चीजें जो है, बहुत से अल्फाज डिफरेंट शेड्स रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जहां उन्हें फिट किया होता है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होता है। तो व्हेन यू विल कंसल्ट योर डिक्शनरी तो यू विल कम अक्रॉस कि इसके बहुत से शेड्स हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन से मुराद है कि जिस लैंग्वेज में, जिस मैसेज में, जिस टोन में हम बात करेंगे उसी टोन के अंदर हमें जवाब भी मिलेगा। तो लेने और देने की सेंस में ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ है। ब्रॉडर सेंस के अंदर तो वही है, पैसे दें और चीज ले लें, वो ट्रांजैक्शन हो गए। बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये मीनिंग जो है ये रखता है। ब्रिजिंग गैप। ये हैदर साहब हैं, ये पूछते हैं कि ब्रिजिंग गैप का मतलब क्या है। देखिए, आप दोस्त हैं, आप दोस्त हैं, गलत फहमी दूर आपके दरमियान गलत फहमी पैदा हो जाती है, किसी वजह से हो सकती है। तो आप दोनों के अंदर एक गैप आ गया, आपने एक दूसरे से गुफ्तगू करना बंद कर दी। गैप आ गया आपकी दोस्ती के अंदर। फिर जब आपको मौका मिलेगा एक दूसरे से बात करने का, एक टेबल के ऊपर बैठ के आप एक दूसरे से बात करेंगे, तो यू विल रिड्यूस द गैप। यू विल गिव द अंडरस्टैंडिंग, यू विल गिव द अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप मुझसे नाराज हैं, मेरा कहने का मकसद तो ये नहीं था। बाय सेइंग दिस थिंग आई एम ब्रिजिंग द गैप ऑफ द गल्फ दैट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन अस। दो दोस्तों के दरमियान जो खला पैदा हो गया था, जो गैप आ गया था, जो फासले बढ़ गए थे, उनको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ब्रिज अप करेंगे। उनको ब्रिज अप, ब्रिज होता ना,
नदी के किनारे को या दरिया के किनारे को मिलाता है, दो किनारों को। तो हम दो एक्सट्रीम्स को, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू आर लिसनिंग, हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हम बैठ के उसको जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए सॉल्व करेंगे, तो दिस वुड बी कॉल्ड दी ब्रिजिंग गैप। बहुत से लोगों ने ये मेरे सवाल के ऊपर कि आप एक्टिव लिसनर हैं, तो सबने कहा है कि यस वी आर एक्टिव लिसनर्स। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक्टिव लिसनिंग के जरिए लेक्चर आज का सुना। मेरा ख्याल है कि एग्जाम के अलावा भी ये चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्पफुल होंगी। तो अब हम को 5-7 मिनट की ब्रेक लेते हैं। मैं भी थोड़ा सा ज़रा चाय का कप ले लूं। तो आप तो हम दोबारा मिलते हैं, पार्ट टू उसका डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना पेपर डिस्कस करेंगे। तो हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स।
Welcome participants. हमारा पार्ट टू का जो है अ, आज का हमारा पार्ट टू जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है। लेक्चर नंबर 21 के अंदर मैंने आपको एजेंडा पढ़ाया था। एजेंडा के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके नोट्स भी शेयर हो गए थे। फिर लेक्चर 21 के अंदर ये था, 22 के अंदर मैंने आपको बताया था नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग, किस दिन मीटिंग होगी उसका नोटिस बनाया जाता है, उसके बारे में कल मैंने डिस्कस किया। और उस नोटिस के साथ एजेंडा आइटम्स जो हैं, आज उसी एजेंडा से मुतलका जो है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला एजेंडा था, फिर नोटिस ऑफ मीटिंग, उसके साथ एजेंडा अटैच किया। फिर आज हम मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे कि उस एजेंडा आइटम्स के ऊपर जब शेड्यूल डे में जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? डेफिनेशन, वेन एवर यू आर आस्क्ड टू गिव द डेफिनेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो इट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, सॉरी, इट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग। किसी मीटिंग की कार्रवाई को रिकॉर्ड करना जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है। वाई मिनट्स ऑफ मीटिंग आर प्रिपेयर्ड? क्यों जरूरत पेश आती है इसकी? मिनट्स आर ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट्स ऑफ ए मीटिंग। द रीजंस वाई दे आर प्रिपेयर्ड आर: नंबर वन, टू फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग। ये सवाल आ चुका है कि मिनट्स प्रिपेयर क्यों किए जाते हैं? टू इन्फॉर्म दोज हु कुड नॉट अटेंड व्हाट वाज डिस्कस्ड। इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वो लोग जो नहीं मीटिंग में आए थे उनको भी पता चले कि क्या मीटिंग के अंदर हुआ था। एज ए रिमाइंडर टू दोज प्रेजेंट व्हाट वाज डिस्कस्ड, और जो लोग प्रेजेंट थे उनको भी रिमाइंड कराने के लिए द मीटिंग इन विच दे वर प्रेजेंट व्हाट वाज डिस्कस्ड। इसलिए मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। चौथा इसका जो पर्पस है, टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ द एक्शन पॉइंट्स दैट वर एग्रीड बाय होम एंड व्हेन। उन लोगों को रिमाइंड करने के लिए जिनमें मीटिंग के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी थी आपने इस पॉइंट के ऊपर हमें प्रोग्रेस देनी है, हमने आपने हमें प्रोग्रेस से आगाह करना है। तो these are the purposes of recording the minutes of a meeting. Minutes should be taken both at internal and external meetings. Follow the golden rule that if it is worth holding a meeting, it is worth writing minutes. जहां मिनट्स मीटिंग जो है वो होल्ड करनी जरूरी है, वहां उसके मिनट्स रिकॉर्ड करना जो है वो भी जरूरी है।
स्ट्रक्चर ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मिनट्स के उसका स्पेसिमन क्या होता है, क्या तरीकाकार जो है वो मिनट्स रिकॉर्ड करने का क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ मिनट्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: नेम, बोर्ड मीटिंग है, टीम मीटिंग है, स्टाफ मीटिंग है, जो भी मीटिंग का नाम है वो दिया जाता है ऊपर। नीचे उसका पर्पस नंबर 2 दिया जाता है। फिर लोकेशन, टाइम एंड डेट दिया जाता है कि वो मीटिंग कहाँ हुई थी, कौन से दिन हुई थी, कौन से टाइम के ऊपर हुई थी। देन चौथी चीज उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो नेम्स ऑफ द चेयरपर्सन, किसने उस मीटिंग को चेयर किया था उसका नाम दिया जाता है। सरकारी दफ्तरों के अंदर एजी ऑफिस के अंदर एजी चेयर कर रहे हैं, सीएमए के अंदर कंट्रोलर चेयर कर रहे हैं, और ऑडिट के दफ्तरों के अंदर डीजी चेयर कर रहे हैं मीटिंग की। तो ये मैंने आपके रोजमर्रा जिंदगी के जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप सर्व कर रहे हैं उनके लिहाज से, तो हु एवर इज चेयरिंग द मीटिंग उसका नाम आ जाएगा। अटेंडीज लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिन लोगों ने अटेंड किया थी वो मीटिंग, उनके नाम लिखे जाते हैं। लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मोस्ट सीनियर फर्स्ट, सीनियरिटी के हिसाब से जो उसका ओहदा और डेजिग्नेशन होगा वो उस हिसाब से लोग आएंगे। फिर एब्सेंटी आएगी, उसके अंदर कौन कौन लोग जो थे वो एब्सेंट थे और क्या उन्होंने अपनी माजरत बचवाई थी कि हम नहीं आ सके। पांचवी स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंट है, वेदर ए वोटिंग कोरम वाज प्रेजेंट। हर मीटिंग जो होती है उसका एक वोटिंग कोरम होता है कि इतने मेंबर कम से कम जो है वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए। whether minutes of the previous meeting were approved and where necessary corrected। अब जब मीटिंग होती है तो पिछली मीटिंग के मिनट्स जो हैं उसमें अप्रूव कराए जाते हैं। अगर किसी मेंबर को उसके ऊपर इतराज हो तो वो इतराज जो है वो दुरुस्त कर दिया जाता है। 6 पॉइंट हो गए। सातवां पॉइंट है टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कशन में आए थे। ये वो एजेंडा की आइटम से आएंगे। टॉपिक्स डिस्कस्ड एंड पॉइंट्स मेड। फिर उन टॉपिक्स के ऊपर जब डिस्कशन हुई थी तो फिर क्या उसमें अंदर फैसला क्या हुआ था, डिसीजन कौन सा उसके ऊपर हुआ था, वो लिखा जाती। नाइन्थ पॉइंट है एक्शंस एग्रीड इंक्लूडिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन एंड व्हेन इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय। जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर कुछ लोगों को कुछ असाइनमेंट दी जाती है कि आप इसके इंचार्ज हैं, इसके बारे में आप हमें आगाह करेंगे। ये 9वें पॉइंट के ऊपर आएगा कि एग्रीड पॉइंट, जो लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए थे कि जी आप हमें इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में अगली मीटिंग तक, तो उनका उनका क्या प्रोग्रेस है। 10वां पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये है कि फॉर फॉर्मल मीटिंग्स द सेक्रेटरी और चेयरपर्सन शुड साइन द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग वंस दे हैव बीन अप्रूव्ड। अब मैंने अर्ज किया कि हमारे जो प्रीवियस मीटिंग होती है उसके मिनट्स को उस मीटिंग के अंदर, अगली मीटिंग के अंदर अप्रूव होना होता है। ये सारे मेंबर वो करते हैं कि यस व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड इन इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग वो ठीक हैं एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट। तो वो अप्रूव समझे जाते हैं और फिर सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग या चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग जो है उसके ऊपर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पर साइन करता है, हर पेज के ऊपर साइन करता है, ताकि कल को
उसके अंदर कोई रद्दो बदल ना किया जा सके। ये स्ट्रक्चर ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गए। देन मिनट टेकर कौन होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने वाले को मिनट टेकर कहते हैं। द मिनट टेकर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स। दिस विल इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, जो लोग आए हैं उनकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, फला आया था फला नहीं आया। राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, जब मीटिंग हो रही है तो उसके मिनट्स को लिखना। जिस ऑफिशियल का काम है उसको मिनट टेकर कहते हैं। वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, नॉर्मली सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग होता है। नंबर 3, राइटिंग मिनट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग। वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए जाते हैं वो मिनट मीटिंग के फौरन बाद लिखे जाते हैं ताकि चीजें भूल ना जाए। देन गेटिंग द मिनट्स अप्रूव, फिर ये मिनट्स को अप्रूव कराता है अगली मीटिंग के अंदर अपने हेड से, चेयरपर्सन से। देन सर्कुलेट द मिनट्स टू द अटेंडिंग्स, मेंबर्स को वो सर्कुलेट होता है कि जी ये मीटिंग इस डेट को हुई थी, हमने ये डिस्कस कर लिया था, ये डिसीजन हुए थे, ये आपकी इतला के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हम सर्कुलेट कर रहे हैं कि इफ यू पीपल हैव एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट तो हमें आगाह करें ताकि इसको अप्रूवल से पहले जो है उसको करेक्ट कर लिया जाए। तो ये मिनट्स टेकर जो है ये वो शख्स होता है। मिनट्स रिकॉर्ड करने के लिए इफेक्टिव मिनट्स जो हैं, कुछ टिप्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। With the minutes of meeting being the official and permanent record, they must be accurate. Be definite about facts and figures, time, date, and values. Accurate हर लिहाज से होने चाहिए। Number 2, complete होने चाहिए। Ensure all necessary information, key discussion on topics, decisions taken, and action points are included in it. सारी डिटेल उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्लियर होने का, कि मिनट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। वन की पॉइंट पर पैराग्राफ, एक पॉइंट एक पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए ताकि मिक्सिंग ना हो जाए पॉइंट्स के अंदर। एंश्योर यू ओनली यूज जैर्गन दैट वुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल मेंबर। जैर्गन कहते हैं बड़ी पुरानी अंग्रेजी को, घिसे पिटे अल्फाज को, और खसूसी तौर पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को जैर्गन कहते हैं। मसलन एक मीटिंग आम लोगों की हो रही है तो उसके अंदर एक डॉक्टर जो है वो लिखेगा तो जाहिर है टेक्निकल लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेगा। इंजीनियर होगा तो इंजीनियर करेगा, इकोनॉमिस्ट होगा तो इकोनॉमिस्ट करेगा, अपनी इकोनॉमी की लैंग्वेज लिखेगा। तो मिनिमम यूज ऑफ जैर्गन इस्तेमाल करें, टेक्निकल लैंग्वेज मिनिमम इस्तेमाल करें ताकि तमाम मेंबर जो हैं उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे तो शायद सारे मेंबर्स जो हैं उसको फॉलो ना कर सकें, और जब कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना कर पाए किसी पॉइंट की तो वो मेरे ख्याल है वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है। तो इट इज रिक्वायर्ड दैट मिनिमम यूज ऑफ जैर्गन जो है, टेक्निकल लैंग्वेज जो है, उसको अवॉइड किया जाए और ऐसी लैंग्वेज लिखी जाए जो कि सब लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और उसको वो अच्छे तरीके से समझ सके। द मिनट्स शुड फ्लो इन द सेम ऑर्डर एज द मीटिंग वाज कंडक्टेड।
मिनट्स जो हैं वो उसी तरतीब के अंदर आने चाहिए जिसके अंदर वो डिस्कस हुए थे। चौथा मेजर पॉइंट इसके अंदर यह है कि कंसाइज होने चाहिए, इतनी ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, लेकिन वो जामे भी होने चाहिए कि कोई चीज रह ना जाए उसके अंदर, हर चीज शामिल, कंसाइज। पांचवा पॉइंट, रिटन इन ए सुटेबल टोन। सुटेबल टोन से मुराद ये है कि मीटिंग के अंदर जिस अंदाज के अंदर वो चीज डिस्कस हुई थी उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उसी टोन के अंदर उसको लिखना चाहिए। It may have been an amicable meeting or it could have been a tense meeting with lots of disputes and heated exchanges. टोन उसकी वही हो कि क्या एमिकेबल हुई थी या इसके अंदर कोई तलखी आ गई थी, डिस्प्यूट्स अराइज हो गए थे और हीटेड एक्सचेंज ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो हुई थी। ये टोन जो है आपको लिखना पड़ेगी कि मीटिंग के अंदर इसके ऊपर डिस्प्यूट पैदा हो गया था एंड देयर वाज हीटेड एक्सचेंज ऑफ आर्गुमेंट्स ओवर इट। अलेस्ट्रेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर। तो आपने उसका फॉर्मेट क्या देना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। सरकारी दफ्तर हमारे जो हैं डिसिप्लिन के ऊपर है या टाइमिंग्स के ऊपर है या वट एवर इट इज, वो दे देंगे। ये एनुअल जनरल मीटिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती। मिनट्स ऑफ मीटिंग, लोकेशन एजी ऑफिस लाहौर, डेट फलानी की। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर एट 11 AM बाय द चेयरपर्सन। मीटिंग का टाइम देना होगा। अटेंडेंस कौन कौन थे, नेम्स हु अटेंडेड द मीटिंग, सीनियरिटी के हिसाब से वो नाम देने होंगे आपको। फिर अपोलॉजीज फॉर एब्सेंस जिन लोगों की आई थी वो देनी होंगी। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग अप्रूव्ड आर नॉट, या विद सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस अप्रूव हो गए थे। मैटर्स डिस्कस्ड एंड डिसीजंस मेड क्या थे, सिग्नेचर ऑफ द चेयरपर्सन या सेक्रेटरी के सिग्नेचर और उसकी डेट क्या थी। ये फॉर्मेट होता है जो कि फॉलो किया जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। अनवारुल्लाह, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो with this we came to the end of part 2 of today's lecture. अनवारुल्लाह, क्या सवाल है आपका? सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। सर ये इलस्ट्रेशन में जो 2 नंबर और 3rd नंबर पॉइंट है, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग और मैटर्स डिस्कस्ड एंड डिसीजंस मेड, तो सर इसमें प्रीवियस मीटिंग का वो मिनट्स डिस्कस करते हैं और मतलब ये जो करंट मीटिंग चल रहा होता है इसमें क्या होता है फिर, उसका जिक्र इसमें है या नहीं? अ, अ, देखें, प्रीवियस मीटिंग की एक लाइन आती है सिर्फ कि पिछली मीटिंग जो है उसके मिनट्स को अप्रूव कर दिया गया है। देन आती है मैटर्स डिस्कस्ड एंड डिसीजंस मेड। ये मिनट्स की बात हो रही है।
कि करंट की बात हो रही जो है। करंट मीटिंग है उसकी बात हो रही है। उसके अंदर वो पिछली मीटिंग के जो है मिनट सिर्फ अप्रूव हुए हैं, बाकी सारे करंट चीजें हैं सारी। तो मिनट्स ऑफ जो है आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो प्रीवियस के बारे में सिर्फ मिनट्स अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। पहला पॉइंट जो अपोलॉजीज फॉर एब्सेंस कि इस मीटिंग के अंदर जिसके अंदर ये हम पेश कर रहे हैं, करंट मीटिंग जो हो रही है, इसके अंदर किसी ने माजरत की है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो एब्सेंस की अपोलॉजीज को लिखा जाता है, जो कि एडवांस आ जाती है कि जी हम फला फला मेंबर जो है इसके अंदर मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेगा बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनल एंगेजमेंट, जो वट एवर रीजन ही गिव्स है। तो ये एक फॉर्मेट है। बाकी आप अपने दफ्तरों के अंदर से जाके जहां जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से इसको आप कोई पुराने मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल के तो आप उसको कॉपी करें। ये तो मैं जनरल मैंने आपको दे दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर का नाम मैंने लिख दिया, आप यहाँ लिख दीजिएगा मिनट्स ऑफ द डिसिप्लिनरी मीटिंग ऑफ एजी ऑफिस लाहौर, या जिस भी ऑफिस से आप बिलोंग करते हैं उससे मुतलका जो है उसका नाम लिख देंगे, चेयरपर्सन का नाम लिख देंगे, एजी हैं, सीजीए हैं, कंट्रोलर हैं, डीजी हैं, जो भी। तो बाकी उस मीटिंग से मुतलका जो चीज़ें हैं, जो मेंबर हैं उनके नाम दे दीजिएगा, जो नहीं आ सके उनके आप दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और बेटर कि आप अपने अपने दफ्तरों से अपने अपने लिस्ट निकाल के उसको एक दफा आप पढ़ लें। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दूसरा पार्ट भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब तीसरा पार्ट जो है वो हम पेपर डिस्कस करते हैं। प्लीज अपना अपना पेपर जो है अ, उसको खोल लीजिएगा। मैं इधर से पढ़ता हूँ उसको मोबाइल से, तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। पहला सवाल है आपका, इट इज रिलेटेड टू, मुझे पेपर खोल लेने दें जरा मोबाइल के अंदर। प्लीज देखिएगा, अपनी कागज पेंसिल अपने पास रख लें, ताकि जो मैं आपको बताऊं वो फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और साथ साथ अपने नोट्स लेते रहें। आपका पेपर विंटर 2023 पहला क्वेश्चन है, जिसका पहला पार्ट है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ह्यूजली इन द लास्ट फ्यू years, and since the COVID-19 pandemic swept the planet, less and less of our communication has been face to face. Nevertheless, one cannot deny the significance of good face to face communication skills. Describe the role of
एनकोडर या स्पीकर फॉर ए स्मूथ फ्लो ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जेंटलमैन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो आपकी, उसके बारे में यहां डिस्कस किया जा रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से होती है। एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है, एक आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन refers to the communication where individuals converse with each other, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और in other words, it is any type of communication that makes use of spoken words. It can be direct face-to-face communication or may involve a conversation made using mechanical devices. या ये हमें मैकेनिकल डिवाइसेस जो कि उसमें टेलीफोन आता है, इसके जरिए हम जो है वो फेस टू फेस सॉरी ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस होती है या वो टेलीफोन के जरिए हमारे मैकेनिकल वे के अंदर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होती है। तो यहाँ पर बात ये कर रहा है एग्जामिनर कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो स्पीकर के लिए बड़ी जरूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है उसकी किस्में कितनी हैं? इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ओरल कम्युनिकेशन की। एक फेस टू फेस, एक कन्वर्सेशन यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस। दो चीजें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है कोविड-19 के अंदर पॉसिबल नहीं रही थी, बिकॉज हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी हुई थी, लोग उसकी वजह से पीछे हट गए थे। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे कोविड-19 के पीरियड के अंदर, ताकि वो जो उससे हम बच सके कोविड से। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसकी कितनी किस्में हैं? किस्में ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। इंटरव्यू, आपने देखा होगा इंटरव्यूज बंद हो गए थे। पहली किस्म इंटरव्यूज की। दूसरी किस्म है ग्रेप वाइन डिस्कशन की। ग्रेप वाइन डिस्कशन मैंने आपको लिखवाई हुई है एक लेक्चर के अंदर। मीडिया या चैनल वाली जो है उसके अंदर ग्रेप वाइन के अंदर क्या होता है कि लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर मिलते हैं। कोई फॉर्मल लाइन ऑफ हायरार्की इसके अंदर नहीं होती, सब लोग बराबर होते। बाकी जो होती है वो तो हायर से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड या डायगोनल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जिसमें फेस टू फेस हम एक दूसरे से बात करते हैं। ये भी नहीं हो पाई थी, लोग गैदरिंग से घबराते थे। तो कोविड-19 ने हमारा जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। और हमारा स्पीकर जो है, हमारा बात करने वाला एनकोडर जो है, वो सही तरीके से अपने मैसेजेस को कन्वे नहीं कर सका। तीसरी चीज जो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर तीसरी किस्म नेगोशिएशन की आती। लिख लें। पहली इंटरव्यूज, दूसरी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मैसेजेस जो हैं वो फॉर्मल लाइन ऑफ हायरार्की को फॉलो नहीं करते। तीसरी किस्म नेगोशिएशन, एक टेबल के ऊपर बैठ के लोग दो पार्टीज बातचीत करते हैं। ये तरीकाकार जो है ये भी बंद हो गया था।
मीटिंग्स होना बंद हो गई थी। चौथी किस्म, मीटिंग्स। पांचवा तरीका जो है फेस टू फेस, वो तरीका है स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस। लेक्चर का तरीकाकार जो है वो भी खत्म हो गया। आपने देखा होगा आपकी फिजिकल क्लासेस खत्म हो गई थी और हम ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गए थे। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है उसका नेमल बदल जो है वो नहीं होता। दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट फॉलोज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन या वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो एनकोडर का रोल जो है वो यहाँ पर लोकलाइज हो गया था, मिनिमाइज हो गया था, रादर खत्म हो गया था कोविड 19 के पीरियड के अंदर। कि हमारे कोविड के पीरियड के दौरान हमारे ना इंटरव्यूज हो सके थे, ना हमारी गपशप ग्रेप वाइन हो सकी थी, ना हमारी नेगोशिएशन हो सकी थी, ना हमारी मीटिंग्स हो सकी थी, ना हमारी स्पीचेस और प्रेजेंटेशन हो सकी थी, लेक्चर नहीं हो सके। ज्यादा से ज्यादा हम टेलीफोन पर मैकेनिकल वे के अंदर एक दूसरे से बात करते थे। तो स्पीकर का रोल जो है, स्मूथ फ्लो ऑफ फेस टू फेस इंफॉर्मेशन जो है वो कोविड 19 ने डिस्टर्ब कर दिया था। बिकॉज ऑल द कैटेगरीज ऑफ द ओरल फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो खत्म होकर रह गई थी। दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, जिसके 5 नंबर हैं आपके पास। उसके बाद हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसका पार्ट बी है हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, नोट्स के अंदर मौजूद है, आपके लेक्चर अपना देखिएगा। तो उसके अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है द 7 C's आर फ्रेमवर्क टू फॉलो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's का रोल इसके अंदर बहुत ज्यादा है। राइट ए सपोर्टिव डिटेल टू प्रूव दैट एम्प्लॉइंग 7 C's may contribute to effectiveness of both oral and written communication। अब इसके अंदर वो 7 C जो हैं उनकी डेफिनेशंस आपको देना होंगी कि ये हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसके नंबर 7 है। देन इसका पार्ट सी जो है, कम्युनिकेशन इज एन एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ कमर्शियल एंड पर्सनल लाइफ, whether initiated consciously or subconsciously, explain and justify the underlying segment of the above statement। प्लीज अपना पहला लेक्चर निकालिए। आपका पहला लेक्चर जो है उसके अंदर इसका जवाब जो है वो लिखा हुआ है। उसके अंदर ये कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, उसके की पर्पसेस क्या हैं। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन है, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन है, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन है। और देन कम्स द बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ये कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली ये सारे फीचर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने दिए हैं कि एक्यूरेट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और इमेज और टोन होनी चाहिए उसकी। तो ये चीजें जो हैं ये आपके लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसको तलाश करें। यू विल हैव टू मोल्ड द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इस क्वेश्चन के 5 नंबर हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, rumors, gossips and he said she said situations are the terms used to describe grapevine communication. At a workplace, grapevine communication is inevitable. Give any 5 reasons to prove it. मैंने ग्रेप वाइन के ऊपर आपको नोट लिखवाया हुआ है कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ग्रेप वाइन को दोबारा, ये मीडिया के अंदर आप देखेंगे कि जो हमने वो डायगोनल देखा था, हमने हायरार्की में देखा था इसके, तो ग्रेप वाइन के अंदर हायरार्की नहीं होती। तो ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन मैसेजेस डू नॉट फॉलो फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की एंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। It stretches throughout the organization in all directions, regardless of the authority levels. Grapevine messages are oral messages and are mostly undocumented. Messages spread out too fast and are likely to take hours instead of days. घंटों के अंदर आपके जो र्यूमर्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चलती जाती है और नॉन स्टॉपेज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाथ नहीं होता। When employees sense uncertainty, insecurity or threat, they rely more on these messages and regard them more credible and reliable than messages resulting from formal communication by the top management. रूमर्स के अंदर बहुत सी चीजें गलत भी होती हैं, तो उसकी सिचुएशन क्या होती है कि अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है, इनसिक्योरिटी होती है या थ्रेट होता है, तो हमारी अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश करती हैं। लेकिन अथेंटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं है, बट स्टिल वी हैव पॉजिटिव साइड ऑफ द ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन. Grapevine plays an emotional supportive role for the employees and can really work well in cases where formal communication does not seem to work. Efficient organizations make best possible use of the grapevine for constructive purposes. अगर मैनेजमेंट चाहे तो जो ग्रेप वाइन के अंदर चीजें इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है उसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रेप वाइन के? ऑफन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द सोर्स ऑफ ओरिजिनल मैसेज, किसने पहले बात की थी, which creates a limitation and makes it difficult to ascertain the truth or falsehood. आप ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन, इसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच सकते, किसने बात की थी, लेकिन घूम घुमा के सारे लोगों के अंदर वो र्यूमर्स फैल जाती। इट मे आल्सो एम एट सर्विंग द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विद इन इट्स सपोर्टिंग द र्यूमर्स टू स्प्रेड आउट। ये इसके दो डीमेरिट्स हैं कि इसका ओरिजिनल सोर्स नहीं पता चलता और र्यूमर फैलाने वाले लोग जो हैं इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका फायदा ये है कि इफ मैनेजमेंट वांट्स टू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। 8 नंबर का सवाल है और 4 चीजें हैं। पहली है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है उसको लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है लीडर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नेशनल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट के लेवल पर। सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है?
नंबर टू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर एक मकामी छुट्टी होती है दाता साहब के उर्स की, लोकल हॉलीडे। तो ये लाहौर की हद तक लोकल हॉलीडे होती है। तो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की डिस्ट्रिक्ट तक महदूद होती है। इसी अदारे की जो ज्यूरिस्डिक्शन है, उस हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। सुबार्डिनेट ऑफिसेस क्या होते हैं? सुबार्डिनेट ऑफिसेस वो होते हैं जो कि आपकी सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के अंदर, जिनका ताल्लुक सुबार्डिनेट ऑफिस का होता है। मिसाल इसकी यूं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अटैच डिपार्टमेंट हैं सीजीए ऑफिस, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और सुबार्डिनेट ऑफिसेस क्या हैं? सुबार्डिनेट ऑफिसेस सीजीए के एजी ऑफिसेस हैं और ऑडिटर जनरल के डायरेक्टर जनरल ऑफिसेस हैं। तो एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अटैच डिपार्टमेंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इनके सुबॉर्डिनेट ऑफिसेस एजी ऑफिसेस सीजीए के और एडिटर जनरल के जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑडिट। देन है रिटेंशन शेड्यूल। रिटेंशन शेड्यूल कहते हैं इट इज ए लिस्ट हाउ लॉन्ग ईच रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको फाइलिंग के बारे में बताया था, रिकॉर्ड कीपिंग के लेक्चर के अंदर बताया था कि एक फाइल को, एक रजिस्टर को कितने कितने अरसे के लिए हम रिटेन कर सकते हैं। तो वो रिटेंशन शेड्यूल कहलाता है। देन इसके क्वेश्चन हैं आपके मार्क्स 8। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। क्वेश्चन है आपका पार्ट बी का, देयर आर 3 स्पेसिफाइड मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स। There are 3 specific methods of there are 3 specified methods of disposal of cabinet meeting. Enumerate them all. 6 नंबर हैं, 3 मेथड हमने लिखने हैं कि डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट केसेस जो हैं हेलो, हाँ जी अजय कुमार की। फिर नेक्स्ट क्लास में कर ले हम। अच्छा चले, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक हो, ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आपके हेडक्वार्टर कराची से फोन है जी, टाइम हो गया है, बच्चों को छुट्टी दे दें, अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लीजिएगा। तो ओके, फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। अच्छा, इसका मैं आपको ये जाते जाते बता दूं कि 3 मेथड क्या हैं, लिख लें। 3 मेथड जो हैं
by discussion, number one, by discussion at a meeting of the cabinet. कि किसी भी इशू को, केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए पहला तरीका है कि मीटिंग के अंदर उसकी डिस्कशन हो। दूसरा तरीका यह है कि बाय सर्कुलेशन, दूसरा तरीका मेथड बाय सर्कुलेशन अमंग्स्ट द मिनिस्टर्स, कि कैबिनेट जो है वो मिनिस्टर्स को सर्कुलेशन के जरिए अप्रूवल ले ले मिनिस्टर्स की, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है बाय डिस्कशन एट ए मीटिंग ऑफ ए कमेटी ऑफ द मीटिंग, कमेटी ऑफ द कैबिनेट। दोबारा सुने, बाय डिस्कशन एट ए मीटिंग ऑफ ए कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि कैबिनेट के केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन, बाय डिस्कशन एट ए मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग हो और उसके अंदर डिस्कस किया जाए। दूसरा तरीका है बाय सर्कुलेशन अमंगस्ट मिनिस्टर्स। तीसरा तरीका है बाय डिस्कशन एट ए मीटिंग ऑफ ए कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट ने कोई कमेटी बनाई है तो उस मुतलका कमेटी के अंदर वो केस डिस्कस कर लिया जाए, उससे अप्रूवल ले ली जाए। तो दीज आर द थ्री मेथड्स, दो दो नंबर का एक एक मेथड है। ये आपने नोट कर लिया होगा। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो फिर हम कल रात के लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर का कोई टाइम तो आपका नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर कल सैटरडे को हमारा फिर है, उसके अंदर बाकी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े तवज्जो से आज एक्टिव लिसनर के तौर के ऊपर आपने लेक्चर अटेंड किया। तो डेफिनेटली आप इम्तहान तो देंगे देंगे, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये दो लेक्चर जो हैं ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।